नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, वह वास्तव में आने वाली अराजकता को भांपने के लिए दिव्य शक्तियों द्वारा भाग्य के नियम के प्रयोग से सहमत था, लेकिन जब बात उनके इसे अंजाम देने के तरीके की आई तो वह उनसे पूरी तरह असहमत था। इन हालिया अनुभवों ने उनके प्रति उसके नजरिए को ज्यादा नहीं बदला, बस उसे उनके असली मकसद के प्रति और ज्यादा सतर्क कर दिया, क्योंकि यह शक्तिशाली संगठन उन लोगों के जीवन की जरा भी परवाह नहीं करता था जिन पर वह राज करता था। अब आगे, अध्याय 361 विलक्षण। ग्रैंडमास्टर के अंतिम शब्द नूह पर शक्तिशाली ढंग से टूट पड़े, क्योंकि उसके विचार तेजी से चलने लगे। इन शब्दों के पीछे अर्थ और संभावनाएं इतनी विशाल थीं कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। पिछले हजारों वर्षों में जब दिव्य प्राणियों ने इस दिव्य क्षेत्र की खोज करते हुए अपनी शक्ति का विस्तार किया, तब उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र का केवल 10% ही अन्वेषण किया था। यद्यपि इस क्षेत्र में उन्होंने खोज की थी, वे अत्यंत शक्तिशाली खजाने तक पहुंचने में सक्षम थे जो तारों को नष्ट कर सकते थे। साथ ही ऐसी तकनीकें भी प्राप्त कर सकते थे जिनके कारण उन्हें आज प्रकाश विस्तार में अद्भुत स्थान प्राप्त हुआ था। नूह का दिल कांप रहा था, क्योंकि उसकी आंखें भविष्य की असीमित संभावनाओं की ओर देख रही थीं। यदि उसे इस क्षेत्र तक पहुंच प्रदान कर दी जाए जिसे सेलेस्टियल्स ने भी पूरी तरह से नहीं खोजा है, तो वह क्या प्राप्त कर पाएगा, जबकि सेलेस्टियल्स ने इसके केवल 10% हिस्से को कवर करके ही इतना कुछ प्राप्त कर लिया है। दिव्य क्षेत्र के संबंध में अभी भी अनेक रहस्यों को उजागर किया जाना बाकी है, लेकिन एक बात जो हमने निश्चित की है वह ये है कि इसके प्रतिफल प्रचुर हैं। यही कारण है कि इसके बारे में ज्ञान बहुत कम रखा गया है तथा इसके अन्वेषण का विशेषाधिकार केवल शक्तिशाली दिव्य व्यक्तियों या शिष्यों को ही दिया गया है, जो वर्षों से अपनी अपार क्षमता प्रदर्शित करते रहे हैं। इस समय ग्रैंडमास्टर की गंभीर निगाहें नूह और एथेना की आकृतियों पर पड़ी। यहीं पर तुम दोनों की भूमिका है। निकट भविष्य में तुम इस विशाल क्षेत्र का अन्वेषण करोगे और अपनी शक्ति को और भी तेजी से बढ़ाना सीखोगे। एक महान भाग्य वाले व्यक्ति के रूप में तुम्हारी स्थिति को देखते हुए कौन जाने तुम क्या खोज पाओ, और क्या यह उन चीजों के स्तर के करीब होगा जो हमने वर्षों में खोजी हैं, यह हमारे सबसे अजीब सपनों से भी परे होगा। ग्रैंडमास्टर की आंखें चमक रही थीं जब वह उन्हें देख रहा था। नूह पंक्तियों के बीच में कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सेलेस्टियल्स ने उन्हें सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं दी थी, बल्कि वे अपनी उपाधियों का उपयोग महान भाग्य के साथ करने के लिए भी कर रहे थे, ताकि देख सके कि क्या वे पिछले हजारों वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए खजाने के स्तर पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स के कार्यों के पीछे छिपे गहरे विचारों ने नूह को और अधिक सावधान कर दिया, क्योंकि ग्रैंडमास्टर बोलना जारी रखे हुए थे। हालांकि इस बार यह अलग होने वाला है। जब मैं मैगस वर्ल्ड में मिशन का निरीक्षण कर रहा था और वास्तविक समय में भाग्य के कामकाज में बदलावों को देख रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया जिसे मैंने छोड़ दिया है। अब हम केवल पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में इतिहास में पहली बार हमें दिव्य क्षेत्र के द्वार उन चुनिंदा व्यक्तियों के लिए खोलने चाहिए जिनकी पहचान दिव्य नहीं है। उसके शब्दों का अर्थ अज्ञात था, क्योंकि उसने पूरी तरह से यह नहीं सोचा था कि उसने कौन सा विचार प्रस्तावित किया था और आगे बढ़ाया था, लेकिन नूह जानता था कि निकट भविष्य में प्रकाश विस्तार में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। इन सब के केंद्र में दिव्य प्राणी थे, और अब उसने स्वयं को उनके बीच स्थिर कर लिया था, क्योंकि अब उसे एक ऐसे काल्पनिक क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा जिसके अस्तित्व के बारे में वो कभी नहीं जानता था, उस क्षेत्र में जहां से दिव्य प्राणियों की असीम शक्ति आती थी। उन्होंने अपनी गहरी मुस्कान को छुपा लिया और गंभीर ग्रैंडमास्टर की बात ध्यान से सुनते रहे। उनकी नजरें भविष्य पर टिकी थीं जो उन्हें उज्ज्वलता से बुला रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब नूह को 7वें आकाशीय तारे की अत्यंत गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई, तो उसका क्लोन आध्यात्मिक भूमि की भूमिगत परत में बैठा था, जो कि विशाल समय स्थान से बहुत दूर नहीं था। उसके सामने वाले क्षेत्र में एक अनोखे आकार की काली इमारत थी जो धातु से बनी हुई प्रतीत होती थी। चिकना काला रंग इसे एक प्राचीन सौंदर्य प्रदान कर रहा था, क्योंकि नूह के निकट आते ही एक धातु का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गया और वहां एक सुलगती हुई अंगीठी देखी जो मानो उसे इस्तेमाल करने के लिए बुला रही थी, क्योंकि नीली लपटें अंदर घुस रही थीं, जिससे एक रहस्यमय विरोधाभास पैदा हो रहा था, क्योंकि उसने लोहार की भट्ठी में बाकी सब कुछ देखा था। अनेक हथियारों, कवचों और अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं की रूपरेखा जिनसे वह परिचित नहीं था, लोहारखाने की दीवारों पर बनी हुई थी,
तथा बिल्कुल बीच में एक साधारण शैली की कारीगर की बेंच रखी हुई थी। नूह के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वह इस मजदूर की बेंच पर बैठा। उसकी आंखों के सामने एक नीला पैनल सरल तरीके से प्रकट हुआ जिस पर सुंदर शब्द लिखे थे। लोहार की फौज अनलॉक की गई विशेषताएं। फौज परिष्कृत मरम्मत। लॉक की गई विशेषताएं विकसित करना नुस्खा डिजाइन। जब उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया तो वे शब्द नीले रंग की चमक में चमक उठे तथा जब उसने उनके विवरण पढ़े तो उसे और भी अधिक समझ प्राप्त हुई। फौज में रखी गई सामग्रियों के आधार पर एक आदर्श वस्तु बनाई जाएगी जो अपने चरम पर होगी। यदि किसी सामग्री में तालमेल की क्षमता है तो पर्याप्त सामग्री रखे जाने पर फौज एक आइटम सेट बनाएगा। परिष्कृत किसी पहले से तैयार वस्तु को उसकी क्षमता को और निखारने के लिए उन्नत किया जा सकता है। परिष्कार के लिए पर्याप्त स्तर के कोर की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च खजानों को परिष्कार के लिए अद्वितीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मरम्मत किसी टूटी हुई वस्तु की मरम्मत करके उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मरम्मत के लिए पर्याप्त स्तर के कोर की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च खजानों की मरम्मत के लिए अद्वितीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नूह की आंखें चमक उठी जब उसने उन सभी चीजों का विवरण पढ़ा जो वह वर्तमान में लोहार की भट्टी के साथ कर सकता था। उसके दिमाग में कई और सवाल उठे क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कौन सी सामग्री अद्वितीय मानी जाएगी। उसने जो जानकारी पढ़ी थी उसके अनुसार अगर वह ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करता जिसे शून्य श्रेणी की सामग्री माना जाता है तो बनने वाली वस्तु बस शून्य श्रेणी की वस्तु ही होगी। अगर उसके हाथ ऐसी सामग्री लग जाती जिसे अद्वितीय कहा जाता है तो सर्वोच्च खजाने बनाना नामुमकिन नहीं था। उसका मन पहले से ही समुद्र के त्रिशूल की ओर जा रहा था जब उसने परिष्कृत की विशेषता पर नजर डाली, साथ ही समय के खंजर पर भी जो उस समय अपूर्ण के रूप में सूचीबद्ध था। भविष्य में ऐसा लग रहा था कि इन सर्वोच्च खजानों को और भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि भविष्य में कई ऐसी विशेषताएं थीं जिन्हें अनलॉक किया जाना था जिससे नूह उत्सुकता से बेचैन हो रहा था। हालांकि इस समय वो लोहार की भट्टी का प्रारंभिक प्रयोग करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे इसकी बेहतर समझ हो गई है। उसका क्लोन उन अद्भुत भावनाओं को व्यक्त कर रहा था जो उसका वास्तविक शरीर महसूस कर रहा था, लेकिन सातवें दिव्य तारे में व्यक्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह दिव्यों के रहस्यों को सुनता रहा। इस दिव्य क्षेत्र के बारे में अनगिनत योजनाएं उसके मन में घूम रही थीं, जिनका वह भविष्य में कभी न कभी अन्वेषण करेगा क्योंकि क्लोन आध्यात्मिक भूमि में लगातार काम कर रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 362 भाग्य के बारे में आप क्या जानते हैं? सातवें आकाशीय तारे के सबसे भीतरी क्षेत्र में घने सार और औषधीय जड़ी बूटियों से भरे काल्पनिक पहाड़ों के नीचे एक भयावह सुनहरा पिंजरा था जिसमें एक ही प्राणी को छेदने वाले अनेक भाले थे। ये पिंजरा आकाशीय तारे की गहरी परतों में एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां बहुत कम शिष्यों की पहुंच थी। यह एक विस्तृत भूमिगत गुफा के केंद्र में रखा गया था जिसके पत्ते नीले और बैंगनी रंग की रोशनी से झिलमिला रहे थे। ये पत्ते ऐसे पौधों के थे जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाते। यह आमतौर पर एक शांत क्षेत्र होता था क्योंकि किसी भी प्राणी के वहां घुसने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन वहां एक झिलमिलाता सुनहरा वस्त्र पहने आकृति उस पिंजरे की ओर बढ़ रही थी जिसमें चारों ओर से छेदा हुआ एक विकृत प्राणी रखा हुआ था। इस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक अनुकरणीय गोटी रखी हुई थी। वह दिव्य ग्रैंडमास्टर था जो इस दिव्य तारे पर कई कार्यों की देखरेख करता था। ये ग्रैंडमास्टर रामिएल था। उसके चेहरे पर विचारों का ऐसा भाव था मानो वह किसी बंद पिंजरे की ओर टहल रहा हो जिसमें एक प्राणी कैद था। वह पिंजरे से कुछ इंच की दूरी पर था और ऊपर देख रहा था और अंदर कैदी का आकार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पिंजरे के फर्श से जंजीरों से बंधा, जिसके शरीर में कई सुनहरी छड़ें चुभ रही थीं, उसने अस्वाभाविक रूप से अपना सिर घुमाया और उसकी एक नज़र ग्रैंडमास्टर रैमियल पर पड़ी। विचारों में खोए ग्रैंडमास्टर ने पिंजरे से बाहर आकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, अपनी बुदबुदाती आभा पर नियंत्रण करते हुए, जो डोमेन विस्तार क्षेत्र से एक रैंक ऊपर थी, तथा एक चौंकाने वाला दृश्य सामने लाया जिसे देखने वालों में से कोई भी समझ नहीं सका। यह योग्य शिष्य गुरुदेव को नमस्कार करता है। मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया हूँ और मुझे अपनी कुछ बकवास बातें आपको फिर से परेशान करनी पड़ेंगी। ग्रैंडमास्टर रैमियल ने एक आलाप शुरू किया और चौंकाने वाले शब्द कहे, जिससे पिंजरे के भीतर असंख्य भालों से क्षत विक्षत किए गए प्राणी की पहचान का थोड़ा बहुत खुलासा हुआ। भाग्य की लहरें लगातार घटती बढ़ती रहती हैं, जहां हम अब एक गतिरोध पर पहुंच रहे हैं, जहां नरक के शासकों ने अंधकार के विस्तार में रहने वालों के साथ हाथ मिला लिया है।
युद्ध का समय एक बार फिर तेजी से नजदीक आ रहा है और सभी ताकतें इस आने वाली लड़ाई को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अपने अपने योद्धाओं को खड़ा कर रही हैं। ग्रैंडमास्टर रेमियल पिंजरे के चारों ओर घूमने लगे और बातें करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अपने ही विचारों में खोए हुए थे, जबकि जिसे उन्होंने मास्टर कहा था वह चुपचाप सुन रहा था। जिस नरकवासी प्रभु को हमने बहुत पहले मार डाला था, उसका स्थान एक नए नरकवासी प्रभु के उदय के साथ फिर से भरने वाला है। डार्क एक्सपेंस को नियंत्रित करने वाले जादूगर और चुड़ैलें नरकवासियों के साथ एकत्रित होकर अपने मंत्रों को परिष्कृत करना जारी रखते हैं, जबकि हमारी सेनाओं ने कुछ ऐसे प्राणियों का पता लगाया है जिनके भाग्य अच्छे हैं और हम उन्हें बढ़ाना जारी रखते हैं। ग्रैंडमास्टर रेमियल पिंजरे के चारों ओर विचारमग्न होकर घूमते रहे तथा अपनी बात जारी रखते रहे। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत एकाग्रता वाली थी, क्योंकि वे शांतिपूर्वक अनेक रहस्य बता रहे थे। हमने डार्क एक्सपेंस में उन पागल संस्थाओं पर निगरानी जारी रखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस आगामी युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी संकेत किसी प्रकार के प्रतिबंध की ओर इशारा कर रहे हैं जो उन्हें एक बार फिर कार्रवाई करने से रोकेंगे। वह एक बार फिर रुक गया क्योंकि उसकी नज़रें कैद व्यक्ति पर टिक गईं। हमारी नवीनतम कार्रवाई वास्तव में उस अद्भुत स्थान से संबंधित होगी जिसे खोजने में आपने बहुत पहले मदद की थी, जहां हम प्रकाश विस्तार में उन लोगों के भाग्य को और अधिक प्रभावित करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें उस क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति देकर और फिर आने वाले युद्ध में भी इस बल का उपयोग करके। गड़गड़ाहट। उनके चारों ओर का वातावरण कांप उठा, क्योंकि एक ऐसी साजिश जो सुनने वालों के दिमाग को हिलाकर रख देगी, उसे बहुत ही सरलता से प्रस्तुत किया गया था। उनके जीवन को कम से कम कुछ अर्थ तो मिलेगा, क्योंकि वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर व्यवस्था की स्थापना में योगदान देंगे, न कि उस अराजकता में जो वे लगातार पैदा कर रहे हैं। कैद किए गए प्राणी से रक्त का रिसाव जारी रहा तथा उसके चेहरे की मांसपेशियां मुस्कुराहट के साथ ऊपर उठ गईं। उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे तथा जिसने उसे मास्टर कहा था वह उसके पिंजरे के पास विचार करता रहा। प्रकाश विस्तार में हमारा शासन वर्षों से कड़ा होता गया है, लेकिन ये पहली बार होगा जब हम इसके निवासियों को इतनी भव्य चीज में शामिल करेंगे, क्योंकि हम भाग्य को अपनी इच्छानुसार दिशा में चलाना जारी रखेंगे। इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं, गुरु? ग्रैंड मास्टर रामियल ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि सामने वाले प्राणी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। उनकी निगाहें उन सुनहरी छड़ों की ओर गईं जिन्होंने उन्हें अपनी जगह पर जकड़ लिया था, और उन्होंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। दिव्य क्षेत्र के खजाने मुझे आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि आप जैसा प्राणी इतने लंबे समय तक बंद रह सकता है। आपकी शक्ति लगातार क्षीण हो रही है, आपकी लाखों भाग्य रेखाएं बिखर रही हैं, क्योंकि आपकी शक्ति हर पल क्षीण होती जा रही है। फिर भी आपकी शक्ति अभी भी उतनी ही असीम लगती है जितनी पहले थी, गुरु। पिंजरे में बंद प्राणी को देखते हुए उसके शब्द श्रद्धा और आदर से भरे थे, और वह उत्सुकता से सिर हिलाते हुए मुड़ा और दूर जाने लगा। ग्रैंड मास्टर रेमियल की आदत थी कि वह हर 10 साल में यहाँ अक्सर आते थे और अतीत को याद करते थे, और इस तारे के नीचे पिंजरे में बंद इस प्राणी के भव्य इतिहास के बारे में सोचते थे। उनके लिए ये बस वही था जो वह अक्सर करते थे, नीचे आते और कुछ ही देर बाद जाने लगे। उनके मन में उन कई बातों का ख्याल आ गया था जिनका उन्हें ध्यान रखना था, क्योंकि उनके मुंह से कुछ आखिरी शब्द निकल चुके थे। क्यों गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे, जैसे जैसे उसका शरीर ऊपर उठता गया, उसके उदास शब्द फीके पड़ते गए और धीरे धीरे गायब होते गए, जैसे जैसे वह अपने पीछे खून से रिसता हुआ कतारदार शरीर छोड़ता गया। वह कैद प्राणी उस जाते हुए प्राणी को देख रहा था, जिसके कतारदार चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई थी, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो उसके होठों से निकलती हुई कोई नहीं सुन पाएगा। भाग्य को चलाना हुआ। तुम बच्चों को भाग्य के बारे में क्या पता होगा, या ये कितना चंचल हो सकता है? त्रम उसे जकड़े हुए असंख्य स्वर्ण छड़ें इस प्राणी की विशाल आभा से कांप उठी। धीरे धीरे चीजें शांत होने लगी। जैसे ही कैद व्यक्ति ने पिंजरे से अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें पृथ्वी की परतों को चीरती हुई 7वें आकाशीय तारे पर एक विशेष पर्वत पर आकर टिक गईं। जिस जगह उसकी नजरें टिकी थीं, वहां नूह और एथेना की आकृतियां एक खास ग्रैंडमास्टर की बात सम्मानपूर्वक सुन रही थीं। बंदी प्राणी ये दृश्य देख रहा था। उसके विकृत चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान छा गई और उसके चेहरे पर एक उत्सुकता का भाव छा गया। जल्द ही ... अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 363 नारकीय सेट। जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि की भूमिगत परत में एक विशेष लोहार की भट्टी से अत्यधिक गर्मी निकल रही थी। जब नूह पहली बार इस नई सुविधा को आजमाने के परिणामों को देख रहा था,
उन्होंने सबसे पहले रिफाइंड नामक सुविधा की संभावनाओं की जांच की थी, सर्वोच्च खजाने को बाहर निकाला था जो समुद्र का त्रिशूल था क्योंकि इसे ब्लैकस्मिथ के फौज के केंद्र में चूल्हा द्वारा जल्दी से निगल लिया गया था। नूह की आंखों पर एक संकेत दिखाई देने से पहले असंख्य नीली लपटें चमकते त्रिशूल के चारों ओर फैल गईं। समुद्र का सर्वोच्च खजाना त्रिशूल अद्वितीय सामग्रियों की आवश्यकता है जो अज्ञात मात्रा से वस्तु की प्रभावकारिता को बढ़ाएगी। पहला परीक्षण असफल रहा क्योंकि उसे अभी भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिसे अद्वितीय सामग्री माना जा सके। उसका मन दिव्य क्षेत्र की ओर झुका हुआ था जिसके बारे में वह अधिकाधिक सीख रहा था, क्योंकि वह स्थान ऐसा था जहां उसे ऐसी कोई चीज मिल सकती थी। इस विचार ने आध्यात्मिक भूमि की एक और विशेषता को भी ध्यान में लाया, जिसका उपयोग करने का नूह को अक्सर मौका नहीं मिला था, और वह थी खजाना शिकारी। आध्यात्मिक भूमि की क्षमताएं उसकी शक्ति में लगातार वृद्धि को प्रभावित करती रहीं, और इस समय तो यह कल्पनीय स्तर तक पहुंच गई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा नए और अधिक विलक्षण आश्चर्यों से भरी हुई है। उसने पहले ही इस बारे में सोचा कि वह दिव्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है, और फिर इस बारे में और जानकारी जुटाई, और यह भी देखा कि क्या उसके लिए इस यात्रा में आध्यात्मिक भूमि को साथ ले जाना संभव होगा। ब्लैकस्मिथ्स फौज की लॉफ्ट क्षमताओं की बात करें तो रेसिपी डिजाइन और इवॉल्व थे। बाद वाला अस्पष्ट था और उसे नहीं पता था कि यह रिफाइंड फीचर से कितना अलग होगा, लेकिन रेसिपी डिजाइन एक ऐसी चीज थी जिसने उसके दिल को उत्साह से झकझोर दिया क्योंकि वह सोच रहा था कि भविष्य में स्पिरिचुअल लैंड उसे व्यक्तिगत रूप से क्या डिजाइन करने की अनुमति देगा, इसकी क्या सीमाएं हैं। जब उनके विचार इस स्तर पर आए तो वह लगभग तुरंत एक लघु विश्व कोर प्राप्त करने की समस्या पर गौर करना चाहते थे, जबकि आध्यात्मिक भूमि के जानवरों की ताकत को उस रैंक में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे जिस पर उन्होंने अभी तक कदम नहीं रखा था। उसने अनगिनत विचारों पर अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका ध्यान लोहार की भट्टी की खोज विशेषता पर वापस चला गया, क्योंकि उसने चूल्हे में नाचती नीली लपटों से समुद्र के त्रिशूल को वापस ले लिया था। जब उसने पहली बार खोज का इस्तेमाल शुरू किया तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पदार्थ माना जा सके, इसलिए उसने वही चीज आजमाई जो पदार्थ मानी जा सकती थी और जो उसके आसपास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। नर्क के प्रथम क्षेत्र में होने के कारण उसने जल्दी से कुछ शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स के शरीर प्राप्त किए और ब्लैकस्मिथ फौज में वापस टेलीपोर्ट हो गया और उनमें से कुछ को चूल्हे में फेंक दिया। फौज का कार्य तब चुना गया जब अत्यधिक मात्रा में मन उसके शरीर से निकलने लगा। शून्य श्रेणी के नरकियों के असंख्य अवशेष उसकी आंखों के सामने पिघलने लगे, क्योंकि नीले ज्वलंत सांप उन पर छाने लगे, उन्हें पूरी तरह से लपेटने लगे। आधे घंटे से अधिक समय बीत गया जबकि नूह जलती हुई लपटों को देख रहा था। गड़गड़ाहट, प्रकाश का एक विस्फोट जो किसी भव्य चीज के आगमन को चित्रित करता प्रतीत हो रहा था, चूल्हे से फैल रहा था जिसे नूह ध्यान से देख रहा था। चमकती हुई रोशनी गायब हो गई और एक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन की गई छाती की प्लेट और एक चमकदार लाल दांतेदार तलवार उसके सामने तैरने लगी। उनकी पहचान उजागर हो गई क्योंकि उनका वर्णन उसकी आंखों के सामने खूबसूरती से तैरने लगा। शून्य इन्फिनल्स की दांतेदार तलवार इन्फिनल्स की उत्पत्ति से ही गढ़ी गई एक तलवार जो हर वार के साथ उनकी प्रतिशोधी भावनाओं को समेटे हुए है। जोर 50% शारीरिक क्षति, जोर 20% बढ़ी हुई आक्रमण गति। रक्तरंजित इन्फिनल्स शपथ सेट का हिस्सा। शून्य इन्फिनल का नुकीला वक्ष पट्टी एक कवच जो अपनी ओर किए जाने वाले सभी क्रोधपूर्ण आक्रमणों का सामना करने के लिए बनाया गया है। जोर 50% सुरक्षा, जोर 20% बढ़ा हुआ तात्विक प्रतिरोध, जोर 50% बढ़ा हुआ अग्नि तत्व प्रतिरोध। रक्तरंजित इन्फिनल शपथ सेट का हिस्सा। रक्तरंजित नरकीय शपथ सेट। ये पूरा सेट केवल उन लोगों को दिया जाता है जो कई नरकीय प्राणियों को मार गिराने में सक्षम हैं। सेट बोनस, 2 मोहरे सभी निचले रैंक वालों पर भय प्रभाव लागू करें। 4 मोहरे प्रत्येक हत्या के बाद उन्माद आवेश के रूप में एक अनोखी ऊर्जा वृद्धि प्राप्त करें। उन्माद आवेश 30 सेकंड के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्रत्येक उन्माद आवेश जोड़ 5% अधिक क्षति प्रदान करता है। 6 मोहरे, जब भी आपका जीवन कम हो, नरकीय क्रोध की स्थिति में प्रवेश करें, जिससे आपको 100% अधिक क्षति और पुनर्जनन प्राप्त होगा। साथ ही प्राप्त उन्माद आवेश समाप्त नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह ... अरे यार, नूह का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अपने सामने रखी 2 वस्तुओं को देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लोहार की भट्टी में बनाई गई पहली वस्तुएं अपनी क्षमताओं में इतनी अद्भुत थीं। उसने यह मान लिया था कि केवल सर्वोच्च खजाने ही उसकी क्षमताओं को बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोहार की भट्टी से बनी वस्तुएं बिल्कुल अलग थीं।
ऐसा खास तौर पर उन बोनस के कारण था जो मृत शून्य श्रेणी के नरकीय प्राणियों के शरीर से बनी पूरी वस्तु श्रृंखला को धारण करने पर प्राप्त किए जा सकते थे। ये वस्तुएं गति, क्षति और कवच में वृद्धि प्रदान करती थीं, जिसे नूह यदि चाहता तो नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा तब जागृत हुई जब उसने उन अनूठी विशेषताओं को देखा जो शेष 4 वस्तुओं को एक साथ बनाने और पहनने से प्राप्त की जा सकती थीं, जिससे संपूर्ण आइटम सेट के लिए दी गई वृद्धि प्राप्त होती थी। इसने उसे इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कराया कि अगर शून्य श्रेणी में कुछ ऐसा ही शानदार निकला तो ब्लैकस्मिथ की भट्टी से किस तरह के सर्वोच्च खजाने बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस रक्तरंजित नरकीय शपथ सेट की वस्तुएं उसकी पहले से ही अद्भुत क्षमताओं को और नहीं बढ़ा पाएंगी, लेकिन वह जानता था कि यह उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, जिससे वे अपनी शक्ति को और तेजी से बढ़ा पाएंगे और साथ ही सुरक्षा की एक और परत भी पा सकेंगे। उसने प्रत्याशा में अपने हाथ हिलाए क्योंकि उसने इन्फिनल्स के 10 से अधिक अन्य शून्य रंग के शरीरों को बाहर निकाला, उन सभी को चूल्हे में फेंक दिया जो एक नीली लौ के साथ स्पंदित हो रहा था क्योंकि उसने केवल उसके लिए अद्वितीय वस्तुओं का निर्माण किया था, कुछ ऐसा जिसे उसके लोग पहनेंगे और भविष्य में जिसके लिए जाने जाएंगे, जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। आने वाले युद्ध में जो खरबों लोगों के जीवन की गतिशीलता को प्रभावित करेगा, एक राक्षसी शक्ति जो नूह द्वारा बनाए जाने वाले समान डिजाइनों वाली वस्तुओं को पहनेगी, नोवस आकाशगंगा की पहुंच में जानी जाएगी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 364 एकीकरण की एक चाल। ये बात शीघ्र ही 7वें आकाशीय तारे से प्रकाश विस्तार में फैले अन्य असंख्य आकाशीय तारों तक पहुंच गई तथा उन उच्च स्तर के लोगों के कानों तक पहुंच गई जिन्होंने सही निर्णय लिए थे। 7वें आकाशीय तारे के ग्रैंडमास्टर्स को विश्वास हो गया था कि जब उन्होंने अपनी तकनीकों का उपयोग करके प्रकाश विस्तार के निवासियों को सख्त शर्तों के तहत पहली बार आकाशीय क्षेत्र का पता लगाने देने के संभावित प्रभावों और परिणामों को समझा था, तो उन्हें लगा कि ये प्रभाव अद्भुत थे और उनके उद्देश्यों के लिए काफी अनुकूल थे। इसलिए यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई, लेकिन वे जानते थे कि अंतिम निर्णय इस अभूतपूर्व घटना की पुष्टि होगी, क्योंकि वे एक और युद्ध के कगार पर पहुंच रहे थे और इस युद्ध की अग्रिम पंक्ति में प्रकाश विस्तार के प्राणियों का उपयोग उन्हें बेहतर स्थिति में ही पहुंचाएगा। ग्रैंडमास्टर रेमियल उस भूमिगत क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे जहां एक प्राणी कैद था। ये अनगिनत विचार उनके दिमाग में घूम रहे थे। जब उन्होंने एक चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरी तो कई कौशल सक्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने 7वें आकाशीय तारे की गतिविधियों को देखा। जब सेना को बढ़ाने की बात आती है तो कोई उन्हें बलपूर्वक मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन क्या होगा यदि आप प्राणियों को उनकी ओर से स्वेच्छा से उनकी इच्छा से लड़ने के लिए तैयार कर सकें? दिव्य लोग शिष्यों की भर्ती के कार्य के साथ सदियों से ऐसा करते आ रहे थे तथा वर्षों से भाग्य के बारे में जानने में योग्यता रखने वाले लाखों लोगों की शक्ति का निर्माण करते रहे थे, क्योंकि ये प्राणी प्रकाश विस्तार के सभी तारों में फैले हुए थे। लेकिन ग्रैंडमास्टर वेडरल को जो अनुभूति हुई जब उन्होंने अनेक प्राइम वर्ल्डों के भाग्य के लगातार बदलते प्रभाव को देखा, जिनकी भावनाएं और विश्वास कुछ ही घंटों में दब गए और बदल गए, क्योंकि उन्होंने सेलेस्टियल्स की शक्ति को देखा, जिससे यह नई संभावना सामने आई। सेलेस्टियल्स प्रकाश विस्तार में असंख्य तारों के भाग्य को लगातार प्रभावित कर रहे थे, लेकिन उस सीमा तक नहीं जितना कि वे निकट भविष्य में करने वाले थे। वे अनगिनत तारों के मामलों में शामिल थे, यहाँ तक कि नारकीय शिकार में भाग लेने के बाद उन्हें छोटे मोटे खजाने भी प्रदान करते थे। लेकिन इस आने वाले भविष्य में प्रकाश विस्तार के निवासियों को दिव्य प्राणियों के साथ मिलकर और अथक परिश्रम करना होगा, क्योंकि दिव्य क्षेत्र में उनकी शक्ति बढ़ने के बाद वे अग्रिम पंक्ति में उनके लिए लड़ेंगे। उन्हें लड़ने और अपनी जान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन वे दिव्य शक्तियों की शक्ति से धीरे धीरे प्रभावित होंगे, जिसे वे वर्षों से खा रहे खजाने का स्वाद लेते हुए देखते रहेंगे। फिर वे स्वेच्छा से उन शत्रुओं के सामने अपनी जान दे देंगे जिनकी ओर दिव्य शक्तियां अपनी उंगलियां उठाती हैं। ग्रैंडमास्टर रेमियल ने ये सोचते हुए मुस्कुराया। कई संदेश प्रसारण उसके दिमाग से कई प्राणियों की ओर निकल गए, क्योंकि वह प्रकाश विस्तार के प्राणियों को प्रभावित करने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था, और उस पल उसे वह अनुमति मिली जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि जानकारी कई दिव्य सितारों से वापस आ गई थी। इस बार ये सिर्फ भय के कारण नहीं था, क्योंकि प्रकाश विस्तार के प्राणियों ने दिव्यों की राजसी शक्ति को देखा था जो मैगस दुनिया में रक्तपात के समान थी, बल्कि विस्मय के कारण भी था, क्योंकि वे दिव्य क्षेत्र को देखने और उसकी सराहना करने आए थे, जहां उन्हें जल्दी सख्त शर्तों के तहत गोता लगाने का मौका दिया गया था। यह उनके पहले से ही स्थिर भाग्य के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए भय और प्रचार का उपयोग करने
की एक योजना थी और अब यह आने वाले युद्ध में लड़ने के लिए और अधिक शक्तिशाली लोगों को भी पैदा करेगा, क्योंकि अधिक से अधिक प्राणी दिव्य क्षेत्र के अद्भुत खजाने की खोज करेंगे और उन पर संयोग से पहुंचेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ही दिन बीते थे कि हजारों प्राइम वर्ल्ड्स को सीधे सेलेस्टियल से आश्चर्यजनक जानकारी मिलनी शुरू हो गई। केवल प्राइम स्तर के विश्वों को ही यह सूचना प्राप्त हुई। हजारों बड़े विश्वों या कमजोर जीवन रूपों से भरे लाखों छोटे और मध्यम विश्वों में से बहुत कम को ये संदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि यह उन लोगों पर केंद्रित था जो प्राइम विश्वों में शक्तिशाली और सक्षम थे। संदेश की विषय वस्तु से सभी को ये पता चल गया कि एक अवसर आ गया है। इससे पहले कभी नहीं दिया गया एक ऐसा मौका जिसने प्रकाश विस्तार की शक्तियों को शक्ति में प्रगति करने की अनुमति दी, क्योंकि उन्होंने सेलेस्टियल्स के साथ मिलकर कुछ अभूतपूर्व खोज करने के लिए काम किया। कई दुनियाएं पहले से ही दिव्य शक्तियों के बारे में जानती थीं, और साधना जगत जैसी दुनियाएं वर्षों से दिव्य शक्तियों से संसाधन प्राप्त कर रही थीं। इसलिए जब उन्होंने इस संदेश की सामग्री देखी तो उन्हें पता चल गया कि यह अविश्वसनीय होगा। इस संदेश के आगमन पर प्रकाश विस्तार में असंख्य शक्तिशाली दुनियाओं में गतिविधियां शुरू हो गईं, उनमें से कई भविष्य की ओर देखते हुए तैयारी करने लगीं। केवल कुछ जानकार व्यक्ति और डार्क एक्सपेंस से देख रहे प्राणी ही इन विशाल गतिविधियों को देखकर यह समझ गए कि सेलेस्टियल्स के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। डार्क एक्सपेंस से बारीकी से देखने वालों को यह एहसास हुआ कि सेलेस्टियल्स अपनी शक्ति को एक बार फिर अपने भविष्य के युद्ध की तैयारी में लगा रहे थे, और शक्ति का ये समेकन इतना व्यापक था कि अब वे पूरे लाइट एक्सपेंस को अपने घेरे में ले रहे थे। अंडरवर्ल्ड में रॉयल वैम्पायर एलेना को भी ऐसा ही संदेश मिला, जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कामुक मुस्कान के साथ बुदबुदाए, दिव्य क्षेत्र हुआ। उसकी लाल आंखें उन हलचल भरे शुद्ध रक्त पिशाचों की ओर सुस्ती से देख रही थीं जो अंडरवर्ल्ड में अपनी सेना का विस्तार करते जा रहे थे। उसने अपने भाई की ओर देखा जो अभियान की देखरेख कर रहा था, और मुस्कुराते हुए बात करते हुए उसका चेहरा भौचक्का हो गया। छोटे भाई, हमें डार्क एक्सपेंस से छोटे कैसियस को वापस बुलाना होगा ताकि वह जल्द ही खुलने वाले पाई के एक टुकड़े का आनंद ले सके। पिशाच राजा के चेहरे पर उत्तर देते समय एक विचारशील भाव था। ये दिव्य क्षेत्र जिसे ये संकर जातियां अब जनता के लिए खोलने का चुनाव कर रही हैं, इसके पीछे कई छिपे हुए अर्थ होने चाहिए। खतरों का तो जिक्र ही नहीं। वैम्पायर राजा सेलेस्टियल्स के कार्यों के पीछे की संभावनाओं और अर्थों के बारे में सोचते समय सावधान था, लेकिन एलेना केवल मुस्कुराई क्योंकि उसका भरपूर शरीर उछल गया। ओह छोटे भाई, खतरा अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, और यह अवसर सेलेस्टियल्स के खजाने के कटोरे में अपना हाथ डालने का है। मुझे यकीन है कि गठबंधन इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दुनिया भर में हलचल मच गई थी क्योंकि कई प्राणी अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। उसी समय एक प्राणी आग के नरक में भयानक हथियार और कवच तैयार कर रहा था, और साथ ही साथ दिव्यात्माओं के मूल में प्रशिक्षण ले रहा था क्योंकि वह अधिक पद और शक्ति प्राप्त कर रहा था। इन योजनाओं और षड्यंत्रों के बीच कौन जानता था कि कौन सी शक्ति विजयी होगी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 365 कवच पहने एक पेंगुइन दिव्य क्षेत्र की ओर। जब अनेक प्राणी इस गहन अवसर के लिए तैयारी कर रहे थे, नूह का क्लोन इस आध्यात्मिक भूमि की भूमिगत परत में था, जहां एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। जब एक अत्यधिक अहंकारी पेंगुइन ने अपनी चोंच को आकाश में और भी ऊंचा उठाया, क्योंकि वह उस समय राजसी आइटम सेट में सजी हुई थी। नूह सम्राट पेंगुइन के सामने खड़ा था और उसने चमकती आंखों से रक्त से सना हुआ नरकीय शपथ सेट की तंग फिटिंग को देखा। आध्यात्मिक भूमि का सबसे शक्तिशाली जानवर सबसे पहले परखा गया, क्योंकि जैसे ही उसने इन वस्तुओं को पहना, वे उसके शरीर पर कसकर लिपट गईं और ऐसे फिट हो गईं मानो वे उसके लिए ही बनी हों। रक्तरंजित नरकीय शपथ सेट में तलवार और कवच था, जिसे उसने पहले बनाया था, और फिर बाद में उसने लेगिंग, जूते, आर्मगार्ड और एक हेलमेट बनाया। पूरा सेट लाल आभा से चमक रहा था क्योंकि इसने पेंगुइन को पूरी तरह से ढक लिया था, और कई टुकड़े उसके शरीर से आसानी से चिपक गए थे। कुछ मिनट पहले की बात है, ब्लैकस्मिथ फौज के चूल्हे ने सेट के अंतिम 4 टुकड़े उत्पन्न किए थे, जो नूह की आंखों के सामने भव्य रूप से तैर रहे थे। उनके बूस्ट का वर्णन अंतिम 2 वस्तुओं के समान ही था। 0 इन्फिनल की नुकीली लेगिंग जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हुए सहज गति प्रदान करती हैं। जोर 50% सुरक्षा, जोर 20% बढ़ा हुआ तत्व प्रतिरोध, जोर 50% बढ़ा हुआ अग्नि तत्व प्रतिरोध। रक्तरंजित इन्फिनल शपथ सेट का हिस्सा। 0 इन्फिनल्स का नुकीला हेलमेट एक मुकुट जो इन्फिनल्स के रक्त से सने हुए व्यक्ति के गुणों को दर्शाने के लिए बनाया गया है।
जोड़ 10% आक्रमण और कास्ट गति, सभी तत्वों के प्रतिरोध में जोड़ 2-5%। रक्त से सने इन्फिनल्स शपथ सेट का एक भाग। 0 इन्फिनल के नुकीले आर्मगार्ड जो बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करने के साथ साथ उपयोगकर्ता की ताकत को भी बढ़ाते हैं। जोड़ 10% आक्रमण और कास्ट स्पीड। रक्तरंजित इन्फिनल शपथ सेट का हिस्सा। 0 इन्फिनल के नुकीले जूते तेज और मजबूत, ये इन्फिनल जूता कठिन रास्तों पर चलने के लिए जरूरी गति और चपलता प्रदान करता है। जोड़ 20% गति, जिस भी भीषण गर्मी में आप खड़े हों, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। रक्त से सने इन्फिनल शपथ सेट का हिस्सा। जब सेट पूरी तरह से तैयार हो गया तो एक खतरनाक बख्तरबंद आकृति बनी जो एक भयंकर हेलमेट से सुसज्जित थी जिसके दोनों ओर 2 सींग निकले हुए थे। यह एक राक्षसी चित्र बना और यह विरोधाभास सम्राट पेंगुइन पर विशेष रूप से दिलचस्प था। उसके पंख पूरी तरह से ढके हुए थे क्योंकि सशस्त्र रक्षकों से अनगिनत कांटे निकले हुए थे। उसकी चोंच लाल चमक लिए हुए थी क्योंकि प्रकाश की एक पतली लाल परत उसकी रक्षा के लिए आई थी। उसकी मनके जैसी आंखें उस नारकिया सेट के हेलमेट के छोटे से छेद से दिखाई दे रही थीं, जो पतली सी दरार से दिखाई दे रही थी। ये नूह द्वारा लोहार की भट्टी से बनाए गए पहले सेट का पूर्ण और तैयार संस्करण था। ये पूरी तरह से 0 रैंक रक्तरंजित नरकिया शपथ सेट था। नूह को इस आइटम सेट की एक खास बात ये लगी कि सभी 6 आइटम पहनने के बाद ये अनोखी क्षमताएं प्रदान करते थे। रक्तरंजित नरकिया शपथ सेट, ये पूरा सेट केवल उन लोगों को दिया जाता है जो कई नरकिया प्राणियों को मार गिराने में सक्षम हैं। सेट बोनस 2 मोहरे सभी निचले रैंक वालों पर भय प्रभाव लागू करें। 4 मोहरे प्रत्येक हत्या के बाद उन्माद आवेश के रूप में एक अनोखी ऊर्जा वृद्धि प्राप्त करें। उन्माद आवेश 30 सेकंड के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्रत्येक उन्माद आवेश जोड़ 5% अधिक क्षति प्रदान करता है। 6 मोहरे जब भी आपका जीवन कम हो, नरकिया क्रोध की स्थिति में प्रवेश करें, जिससे आपको 100% अधिक क्षति और पुनर्जनन प्राप्त होगा। साथ ही प्राप्त उन्माद आवेश समाप्त नहीं होंगे। हर बार दुश्मन को मार गिराने पर आपके नुकसान को बढ़ाने वाले उन्मादी चार्ज की अवधारणा ने नूह को उन बर्सिकर्स की याद दिला दी जो खूनी युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहेंगे क्योंकि समय के साथ वे और भी मजबूत होते जाएंगे। ये बात तब और भी पुष्ट हुई जब सभी 6 टुकड़ों को लैस करने पर मिलने वाले आखिरी बूस्ट पर गौर किया गया जिससे कोई भी वास्तविक बर्सिकर अवस्था में पहुंच सकता था। वह जानता था कि इस प्रकार का आइटम सेट भविष्य में उसकी सेना के लिए निश्चित रूप से बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने 0 श्रेणी के राक्षसी के लगभग सभी शरीरों का उपयोग कर लिया था जो कि पर्याप्त सेट आइटम बनाने के लिए उनके पास थे, लेकिन उत्पाद इसके लायक था। आपको कैसा लगता है? उन्होंने सम्राट पेंगुइन से पूछा क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बढ़ी हुई ताकत के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते थे जिसके पास वह अद्भुत ताकत नहीं थी जो उनके पास व्यक्तिगत रूप से थी। शक्तिशाली गुरु, ऐसा लगता है जैसे मुझमें ऊर्जा की मात्रा समाप्त हो चुकी है। नूह ने बाहर जाते हुए जवाब में सिर हिलाया। अच्छा, चलो इसे युद्ध में परखते हैं और सेट बोनस द्वारा प्रदान किए गए बूस्ट की जांच करते हैं। नूह के क्लोन की योजना वर्तमान में ये थी कि वह यथासंभव अधिक से अधिक मृत इन्फिनल्स के शवों को एकत्रित करे और उन्हें इन शानदार वस्तुओं के सेटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सामग्री के रूप में उपयोग करे, जिससे उसके लोगों की ताकत में बड़े अंतर से वृद्धि हो। समय बीतने के साथ अभी भी कई परीक्षण करने बाकी थे और उनका ध्यान टाइम स्पेस के बढ़े हुए अनुपात पर भी गया, जहां पिछले 2 स्तरों के उन्नयन में ये पहले की तरह दोगुना नहीं हुआ था। 6ठे से 7वें स्तर तक उन्नयन 1:20 से बढ़कर 1:25 हो गया और 8वें स्तर पर यह अनुपात 1:30 बजे हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमी कर दी गई हो क्योंकि अगर यह अनुपात दोगुना होता रहा तो यह और भी भयानक हो जाएगा, लेकिन नूह के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि 1:30 बजे का अनुपात अपने आप में ही पागलपन भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहर बिताया गया एक भी दिन आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में 30 दिनों के बराबर होता। ये पहले से ही एक अजीबोगरीब अवधारणा थी जो उसे अपने कौशल की दक्षता को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देती, जिसे रैंक में आगे बढ़ने के साथ और भी कठिन होता जाता। यह उसकी कार्यसूची में एक और काम था जिसमें उसके कार्यों का विस्तार करते हुए ब्लैकस्मिथ फोर्ज का उपयोग करके कई आइटम सेट बनाना, टाइम स्पेस में कुछ समय बिताना, अपने लेसर कथुलू फेट्स गार्जियन और एबहर्ड लेचैम्परर की दक्षता बढ़ाना शामिल था, जो वास्तव में इस पूरे समय सक्रिय रहने के कारण दक्षता में अग्रणी था। साथ ही लॉ स्पेस की विशेषताओं का अन्वेषण करना भी शामिल था। जैसे जैसे क्लोन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था,
सातवें दिव्य तारे में ग्रैंड मास्टर द्वारा नूह और एथेना को दिव्य क्षेत्र की खबर दिए हुए कुछ दिन बीत गए। आज नूह को एक बार फिर से एक टेलीपैथिक संदेश प्राप्त हुआ था, क्योंकि वह अपने निवास में भाग्य रेखाओं को संघनित कर रहा था। आओ, हमने तुम्हें और एथेना को पहले दिव्य क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी है। ये संदेश प्राप्त करते ही नूह की आंखें चमक उठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे ही उसकी आकृति अपने निवास से गायब हुई और मठ के पास पुनः प्रकट हुई। एथेना भी ज्यादा पीछे नहीं थी, क्योंकि लड़की ने अपने बाल पहले से ही चोटी में बांध रखे थे। उसने जो लाल चोगा पहना था, उसके नीचे उसका भरा पूरा शरीर छिपा हुआ था जब वे दोनों ग्रैंड मास्टर से मिलने आई थीं। हाँ, यह एक शानदार अवसर है। आप दोनों को दिव्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा। और आप। जैसे ही नूह ने अपनी बात समाप्त की, वृद्ध ग्रैंड मास्टर व्रेडरल उसकी ओर मुड़े। उद्धरण चिन्ह ... एथेना के अलावा और भी अद्भुत प्रतिभाओं से मुलाकात होगी। कुछ शायद आपके स्तर की न हो, लेकिन फिर भी वे आपको टक्कर दे सकेंगी। ग्रैंड मास्टर जैसे ही उनके स्थान के निकट पहुंचे, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और वे तीनों ढक गए। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, उनकी आकृतियां धुंधली होती गईं तथा उनके शरीर एक परिचित प्राइम वॉरशिप के अंदर पुनः प्रकट हुए, जिसका उपयोग उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया था। हम अवसर और वैभव की भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो खतरों और संकटों से भरी है, लेकिन साथ ही आपकी कल्पना से परे खजानों से भी भरी है। एथेना और नोआ ने एक दूसरे की ओर देखा तो ग्रैंड मास्टर व्रेडरल की आवाज गूंजी। उनकी आंखों में एक रोमांचकारी चमक दौड़ गई और दोनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। एथेना अपने उद्देश्य और भाग्य में छिपे अपने भविष्य को जानने के लिए तरस रही थी, जबकि नोआ इस अद्भुत क्षेत्र के लिए तरस रहा था जो हजारों सालों बाद भी काफी हद तक अनछुआ था, और अपने भीतर छिपे उन संभावित खजानों के लिए। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 366। एक लुभावना सुनहरा दरवाजा। एक भव्य प्राइम युद्धपोत अंतरिक्ष की विशालता में उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे 7वें खगोलीय तारे को छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे। नूह और एथेना एक अनोखे ढंग से डिजाइन की गई आयताकार खाने की मेज पर बैठे थे, जिस पर एक सफेद कपड़ा बिछा हुआ था तथा मेज पर रखे कई व्यंजन प्रकाश में चमक रहे थे, और दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। ये जानकर बहुत दुख होता है कि आपकी पाककला भी इस शब्द से बाहर है। सीनियर सिस्टर, जो धीरे धीरे नूह के साथ खुल रही थी, ने ये शब्द कहे और उसकी साफ आंखों ने नूह को जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हुए एक सवाल दागा। नूह ने जवाब दिया और एक बड़े पक्षी की मोटी सुनहरी जांघ को पकड़कर बड़े बड़े निवाले खाए। गहन सूक्ष्म संप्रदाय में मेरा समय केवल साधना में ही व्यतीत नहीं हुआ, मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि जब सब लोग मुझे नीची निगाहों से देख रहे हों, तब भी मैं कम से कम खाना पकाने का कौशल सीख लूं। एथेना ने हल्की फुल्की बातचीत जारी रखते हुए सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से वे जहाज पर कई तारों से गुजर रहे थे, इसलिए अपने अलग अलग कमरों में प्रशिक्षण के बाद वे नियमित रूप से खाना खाने के लिए इकट्ठा होते थे। नूह ने इस समय का उपयोग अपने पाक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए किया, क्योंकि उसे धीरे धीरे बहादुर युद्ध राजकुमारी का और साथ ही बूढ़े ग्रैंड मास्टर का भी भरोसा बढ़ता जा रहा था, जिन्होंने ये जानकर बस अपना सिर हिला दिया कि जिस शिष्य को वह प्रतिभाशाली मानता था, वह एक और चीज में माहिर है। ओह, ऐसा लगता है कि हम अंततः उस स्थान के निकट पहुंच गए हैं। युद्ध राजकुमारी, जो अपनी अनामिका पर तेल चाट रही थी, चिल्लाई। उसकी इंद्रियां उस जगह से दसियों मील दूर पहुंच गईं जहां वे थे। नूह ने अपनी इंद्रियां फैलाईं और देखा कि वहां कई प्राइम वॉरशिप्स दिखाई दे रहे हैं, जो उस जगह से कहीं ज्यादा बड़े हैं जहां वे थे। जैसे जैसे ये प्राइम युद्धपोत निकट आते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। नूह ने देखा कि असंख्य युद्धपोत इस प्रकार सुरक्षात्मक संरचना में खड़े थे, मानो वे किसी अत्यंत मूल्यवान वस्तु की रक्षा कर रहे हों। इनमें से प्रत्येक जहाज उस मुख्य युद्धपोत के समान स्तर पर या उससे ऊपर था, जिसका अर्थ था कि वहां अनेक जहाज थे जो आकाशीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार वाले स्थान पर फैले हुए संपूर्ण तारों को नष्ट करने में सक्षम थे। जिस प्रमुख युद्धपोत पर वे सवार थे, वह सुरक्षा घेरे को आसानी से पार करते हुए लगातार करीब आता जा रहा था। इसकी पहचान बहुत पहले ही ज्ञात हो गई थी, क्योंकि अन्य कई जहाजों के शक्तिशाली हथियार इसकी ओर मुड़ भी नहीं पाए थे। जैसे जैसे वे प्रारंभिक परिधि से आगे बढ़ते गए, उन्हें अधिक शक्तिशाली जहाज दिखाई देने लगे, जिनमें भयानक आभाएं थीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान दिव्य शक्तियों द्वारा कितनी अधिक सुरक्षित था। नूह पहले से ही इन कई जहाजों को देखते हुए आत्मा और डोमेन विस्तार क्षेत्र में कई आभाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी निगाह सामने की ओर ही रही, क्योंकि उसने एक चमकती हुई रोशनी के प्रकट होने का एहसास करना शुरू कर दिया था।
जैसे जैसे उनका जहाज नजदीक आता गया, ये चमकती हुई रोशनी और अधिक तेज होती गई तथा इसका आकार भी बढ़ता गया तथा जल्द ही इसने उस बड़े जहाज को ढक लिया जिस पर वे सवार थे। उसकी आकृति भोजन क्षेत्र से दूर जहाज के सामने की ओर चमक उठी, जिस पर एक स्पष्ट कांच की स्क्रीन लगी थी। उसकी आंखें इस चमकदार रोशनी पर टिक गईं, जो धीरे धीरे अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई। उसकी आंखों ने अंततः एक विशाल स्वर्ण द्वार की उपस्थिति को दर्ज किया। ये देखने में एक अद्भुत दृश्य था कि ये दरवाज़ा अंतरिक्ष में शांति से खड़ा था। प्रकाश के सुनहरे कण धीरे धीरे उसके चारों ओर कुंडलित हो रहे थे, मानो वह एक ऐसी भव्यता का आभास दे रहा हो जो नूह ने पहले कभी नहीं देखी थी। बस एक चीज जिसने इस भव्यता को थोड़ा कम कर दिया था, वह थी उसे चारों ओर से घेरे हुए असंख्य अंतरतारकीय जहाज और दिव्यात्माओं की आंखें इस दरवाजे की रक्षा कर रही थीं, मानो वो उनकी जीवन रेखा हो। स्वर्गीय द्वार पहली बार देखने पर एक अद्भुत दृश्य है, क्योंकि यह उन द्वारों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो नरक लोकों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें आप पहले देख चुके हैं। जैसे ही एथेना उनके साथ शामिल हुई, ग्रैंडमास्टर व्रेडरल नूह के बगल में प्रकट हुए। उनकी गहरी निगाहें उनकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए और गहरी होती गईं और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। दोनों के नामों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वे समान हैं, लेकिन दिव्य क्षेत्र और ज्ञात नरकीय क्षेत्र तुलना के एक ही स्तर पर होने में भी सक्षम नहीं हैं। प्रथम नरकीय क्षेत्र का पूरा आकार उस छोटी सी भूमि के 100वें हिस्से से भी तुलना नहीं कर सकता है जिसका हम दिव्य क्षेत्र में अन्वेषण करने में कामयाब रहे हैं। ग्रैंडमास्टर के शब्दों ने दिव्य क्षेत्र की विशालता को और भी उजागर कर दिया, क्योंकि उनका जहाज स्वर्ण द्वार से ज्यादा दूर नहीं रुका था। 2000 मीटर से भी बड़ा युद्धपोत उनके सामने तैरते इस भव्य द्वार के सामने छोटा लग रहा था। अब चलो अंदर चलते हैं और तुम दोनों को पहले देख लेने देते हैं, ग्रैंडमास्टर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जैसे ही उनके प्राइम युद्धपोत के किनारे एक चौड़ा दरवाजा खुला, उनकी आकृतियां अंतरिक्ष के शून्य में प्रवेश कर गईं और स्वर्णिम द्वार की ओर बढ़ने लगीं। असंख्य अंतरतारकीय जहाजों में से किसी ने भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वे 7वें आकाशीय तारे के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार की परिधि की रक्षा करने के लिए अनेकों जहाजों में तैनात किए गए प्राणियों में से कई ऐसे प्राणी थे जो प्रतिभा में औसत थे, तथा उन्होंने परिधि की सुरक्षा के मिशन पर कई वर्ष बिताए। क्योंकि उन्होंने इन जहाजों में दसियों वर्षों तक साधना की, उसके बाद उन्हें अन्य मिशनों के लिए नियुक्त किया गया। उनमें से कुछ को तो दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका भी नहीं दिया गया था, जब तक कि उन्होंने अपना मिशन पूरा नहीं कर लिया। नूह का दल इन सब बातों को आसानी से दरकिनार करते हुए ग्रैंडमास्टर के नेतृत्व में दरवाजे के पास पहुंच गया, और सबकी नजरों के सामने वे सुनहरे दरवाजे से कुछ ही मीटर की दूरी पर तैरते हुए पहुंच गए। दरवाजे की साधारण चमक और चमक देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं, जब ग्रैंडमास्टर ने एक बार फिर बात की। जिस क्षण कोई भी इस स्वर्णिम द्वार को छुएगा, उसे एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसे हमने बहुत पहले उपनिवेश बना लिया था और अपना बना लिया था। और यह वह क्षेत्र होगा जहां आप सभी को दिव्य क्षेत्र के खतरों और अवसरों का पूरी तरह से पता लगाने से पहले परिचित होने में काफी समय बिताना होगा। नूह और एथेना ने सिर हिलाया, क्योंकि उनकी आकृतियां स्वर्ण द्वार के और करीब आ गईं। स्वर्गीय क्षेत्र के प्रथम क्षेत्र सेंक्टम में दिव्य लोकों की नवीनतम प्रतिभाओं का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ग्रैंडमास्टर की आवाज चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब वे पूरी तरह से स्वर्ण द्वार के संपर्क में आए। उनकी आकृतियां प्रकाश की एक चमक में गायब हो गईं, क्योंकि नूह ओसमोंड, एक छोटी सी दुनिया का कोई भी व्यक्ति अंततः एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख चुका था जो पूरे प्रकाश विस्तार के लिए अप्रत्याशित परिवर्तनों की अनुमति देगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 367 पवित्र स्थान। कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज का वर्णन कैसे करेगा जो उसे इतनी सुंदर और भव्य लगे कि उसके लिए उसके मन में कोई शब्द न आए। आप किसी ऐसी चीज का वर्णन कैसे करेंगे जो बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी आपने स्वर्ग की कल्पना की थी। कोई उस प्रथम स्थान का वर्णन कैसे कर सकता है जहां दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर सभी को भेजा जाता था, वह स्थान जिसे सेंक्टम के नाम से जाना जाता है। नूह और एथेना की आकृतियां एक शानदार सफेद संगमरमर के मैदान पर दिखाई दी, जब उनकी नजरें उनके चारों ओर की अद्भुत इमारतों पर पड़ीं जो आसमान की ओर उठ रही थीं। वे प्राचीन वास्तुकला का मिश्रण प्रतीत होते थे जिसे नूह ने पुराने समय में देखा होगा, लेकिन साथ ही भविष्यवादी डिजाइन भी थे जो किसी को यह एहसास दिलाते थे कि वे पूरी तरह से एक नए देश में हैं। उनके आसपास की कई संरचनाओं में नुकीली चोटियां थीं जो आसमान तक उठती थीं। ये क्रिस्टलीय संरचनाएं सफेद और सुनहरे रंगों से रंगी हुई थीं और रोशनी में चमक रही थीं।
जिन संरचनाओं में नुकीली चोटियां नहीं थीं, उनमें कलात्मक गुंबदनुमा आकृतियां थीं जो राजसीपन का एहसास देती थीं। इन विशाल इमारतों के चारों ओर विशाल प्राचीन वृक्षों की अलौकिक आकृतियां मौजूद थीं, जिनकी ऊंचाई इमारतों से भी कम नहीं थी। ये वृक्ष प्रचुर जीवन रस से झिलमिलाते प्रतीत होते थे क्योंकि ये प्रकृति का एक ऐसा सौंदर्यबोध प्रदान करते थे जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रकृति से परिपूर्ण किसी भूमि पर हों, और साथ ही इस भूमि ने परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जिसने प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखते हुए इसके चारों ओर अद्वितीय वास्तुकला को भी जोड़ा है। वे अपने चारों ओर असीम सत्व की दमनकारी भावना को महसूस कर सकते थे। ये गुण इतना शक्तिशाली था कि हर बार जब वे सांस लेते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे सर्दी के दिनों के बाद उनकी नाक खुल गई हो और अंततः वे वसंत की जीवंत गंध को सूंघने में सक्षम हो गए हों। नूर ने महसूस किया कि उसका शरीर इस वातावरण में आकर प्रसन्न हो रहा था जिसमें सार की गहन गुणवत्ता समाहित थी। वे चारों ओर फैले हुए अनेक शक्तिशाली केंद्रों को महसूस कर सकते थे, जिनमें से सबसे कम शक्तिशाली केंद्र शून्य क्षेत्र में स्थित था तथा अनेक डोमेन विस्तार विशेषज्ञों की आभा वहां मौजूद थी। उनके आसपास का वातावरण हलचल से भरा हुआ था क्योंकि विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने अनेक दिव्य प्राणी इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। केवल वह सफेद संगमरमर का गोलाकार क्षेत्र जिस पर वे खड़े थे एकांत और खाली था। ग्रैंड मास्टर ने अपने चारों ओर के स्वर्गीय दृश्य को देखा और आश्चर्य से बोले, स्वर्गीय क्षेत्र के स्वर्ण द्वार से प्रवेश करने वाले सभी लोगों का परिचय पहले क्षेत्र से होता है। इस विशाल दिव्य क्षेत्र में हमारे ग्रह आधार पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। नूह अपने आसपास फैले सुनहरे और सफेद रंगों की अद्भुत श्रृंखला को देखता रहा क्योंकि उसे इस दिव्य लोक में जहां वह कदम रख चुका था एक बिल्कुल नए वातावरण का एहसास हो रहा था। गर्भगृह के चारों ओर घूम रही कई चहल पहल भरी आकृतियों से उसे पहले सूक्ष्म अंतर का एहसास हुआ, लेकिन उसे आसमान में कोई नहीं दिखा। उसने इस अंतर को महसूस किया क्योंकि उसने अपने शरीर पर एक प्रकार का प्रतिबंध महसूस किया और उसने इसका परीक्षण करना चाहा क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे आसमान की ओर उछल रहा था। लेकिन जैसे ही वह कुछ मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके वजन के कारण वह वापस नीचे गिर गया और पाया कि वह खुद को संभालने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। हाँ, अपने दिव्य लोक के यंत्रों को जल्दी से समझ लिया है। हाँ, यहाँ आपको एक बात का एहसास होगा कि कई प्रतिबंध मौजूद हैं और उनमें से एक ये है कि आप उड़ नहीं सकते। जब तक आप किसी जहाज पर या किसी पंख वाले जानवर पर नहीं उड़ रहे हैं, तब तक आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा आपको पानी पर रखने में बेकार है, यानी जब तक आप एक निश्चित लोक तक नहीं पहुंच जाते। ये कहते ही ग्रैंड मास्टर का शरीर स्थिर होकर तैरने लगा। कुछ ही सेकंड में नीचे आने से पहले उनका शरीर आकाश में प्रसंचित बना रहा। बेशक अन्य अंतर अधिक सूक्ष्म हैं, लेकिन आप उन्हें समय रहते आसानी से पहचान सकते हैं। आइए, नए लोगों को आसपास के भूगोल के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और यह भी कि अगर वे अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ग्रैंड मास्टर ने उन्हें सफेद संगमरमर के क्षेत्र से दूर खींच लिया जहां से वे एक प्राचीन इमारत की ओर बढ़े जिसका सुनहरा शिखर आसमान की ओर इशारा कर रहा था। इस अनूठी संरचना के किनारों से दो विशाल सफेद पंखों का आकार फैल रहा था जिससे भव्यता का एहसास हो रहा था। उनका दल कांच के दरवाजे से गुजरा जबकि दो गार्ड जो एक विशेष सफेद कवच पहने हुए थे अपने हाथों को छाती पर रखे हुए झुके हुए थे। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर व्रेडरल ने सरलता से सिर हिलाया और नूह तथा एथेना को आगे ले गए। दोनों शिष्य कौतूहल से अपने चारों ओर सब कुछ देख रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि अनेक दिव्य प्राणी उस भवन में आ जा रहे थे जिसमें वे थे। वे गोलाकार सीढ़ियों के एक समूह पर चढ़ते हुए एक ऊंची मंजिल पर पहुंचे जिसमें बड़े बड़े खुले दरवाजे थे जो एक हॉल की ओर ले जा रहे थे जहां एक अंडाकार मेज के चारों ओर कुछ आकृतियां खड़ी थीं। सबसे आगे एक शक्तिशाली आभा थी जो ग्रैंड मास्टर व्रेडरल की ओर मुड़ी और जोर से पुकारने लगी, व्रेडरल, आप अंततः लौट आए हैं और नए शिष्यों के साथ। दो पुराने मित्रों का सहज पुनः परिचय तब हुआ जब बुद्धिमान ग्रैंड मास्टर ने इस प्राणी को एक विशाल भालू की तरह गले लगाया। कमांडिंग ऑफिसर रायजेल, अब आ गए। हाँ, हम बाद में मिलेंगे। मैं अपने साथ भविष्य के बीज लाया हूँ जिनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने की जरूरत है। उन्हें सैंक्टम के आसपास के सुरक्षित और खतरनाक क्षेत्रों के बारे में जानकारी देनी होगी, साथ ही उन क्षेत्रों के बारे में भी बताना होगा जहां वे हमारे इस विशाल दिव्य क्षेत्र में अन्वेषण शुरू कर सकते हैं। रायजेल नामक व्यक्ति के चेहरे पर समझ का भाव आया जब उसने मुस्कुराते हुए नूह और एथेना की ओर देखा
डोमेन विस्तार क्षेत्र में उसकी शक्तिशाली आभा उन पर केंद्रित थी। जब उसने सिर हिलाया, मेरे दोस्त, तुम बहुत लंबे समय से चले आ रहे हो। जिन क्षेत्रों को तुम खतरनाक समझते थे वे वर्षों की खोज के बाद सुरक्षित हो गए हैं, और कुछ सुरक्षित क्षेत्र दिव्य जानवरों द्वारा पुनः प्राप्त किए जाने के बाद खतरनाक हो गए हैं। हाहा, खैर कोई बात नहीं, चलो सब कुछ के मूल में जाने से पहले यहाँ मिलने वाले व्यंजनों का थोड़ा आनंद लेते हैं। कमांडिंग ऑफिसर रेजेल नामक व्यक्ति ने मेज की ओर हाथ हिलाया। जैसे ही बहुत सारे दस्तावेज और कागज हटाए गए, मेज पर इंद्रधनुषी रंग के फलों का एक संग्रह दिखाई दिया जिसमें अपार सुगंध थी, और बगल में खड़े कुछ गार्डों की आंखें रोशनी से चमक उठीं। क्या तुम्हें ये याद है? पश्चिम की ओर एक खतरनाक इलाके से आए औरोरा फल, जिस पर हम अभी तक कब्जा नहीं कर पाए थे। अब हम इन्हें पाने में कामयाब हो गए हैं, और ये ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं जिनका तुम्हें जरूर आनंद लेना चाहिए। रेजेल ने उन्हें इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि नूह के हाथों ने स्वयं एक औरोरा फल पकड़ लिया। जब इंद्रधनुषी रंग का फल उसके हाथों पर आया तो उसने भारी मात्रा में ऊर्जा महसूस की। आश्चर्यजनक रूप से उसके ग्रह प्रणाली ने कुछ नीले रंग के शब्द दिखाए जो फल की अनूठी ऊर्जा हस्ताक्षर की विशेषताओं की व्याख्या कर रहे थे। औरोरा फल एक अनोखा औषधीय फल जो केवल अनोखे वातावरण में ही उग सकता है। ये व्यक्ति की ऊर्जा और जीवन शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने और अगले 1 घंटे तक उसे 100% ऊर्जा प्रदान करने का प्रभाव रखता है। दिव्य क्षेत्र में कदम रखते ही उसे एक साधारण फल का वर्णन मिला, जिसे सुनकर उसके मुंह खुले के खुले रह गए। उसकी निगाहें उसके सामने खड़े प्रसन्नचित दिव्य प्राणियों की ओर मुड़ गईं, क्योंकि इस दिव्य क्षेत्र में अज्ञात चीजों के लिए उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह अभी अभी इस क्षेत्र में दिव्यों के अड्डे पर पहुंचा था जिसे सेंक्टम कहा जाता था। वह जानना चाहता था कि इस सेंक्टम के बाहर क्या क्या इंतजार कर रहा है, और अगर वह ऐसी अद्भुत चीजें पाना चाहता था जो उसे इस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों बाद मिली थीं, तो उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। वह बेहद अधीर भी था, क्योंकि उसके विचार अपनी आध्यात्मिक भूमि की एक विशेषता पर जा रहे थे जो इस संभावनाओं से भरी भूमि में अद्भुत होगी। वह खजाना शिकारी की उस विशेषता के बारे में सोच रहा था जिसका उपयोग वह इस दिव्य क्षेत्र में तुरंत करना चाहता था। उसकी निगाहें भविष्य में असीमित संभावनाओं पर टिकी थीं। उसने अभी अभी दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था, और उसके हृदय में एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही अपने पैरों से नीचे गिर गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 368 दिव्य जानवर। जैसे ही नूह और एथेना कमांडिंग ऑफिसर रेजेल और ग्रैंड मास्टर व्रेड्रल नामक व्यक्ति के साथ बैठे, दिव्य क्षेत्र की तस्वीर धीरे धीरे उनकी आंखों में स्पष्ट होती गई। सेंक्टम के नाम से जाना जाने वाला स्थान वह पहला क्षेत्र था जहां सेलेस्टियल ने उपनिवेश स्थापित किया था, तथा बाद में उन्होंने यहां अपना केंद्रीय आधार बनाया, क्योंकि वे धीरे धीरे वर्षों तक यहां विस्तार करते रहे। यह विस्तार उनके और इस दिव्य क्षेत्र में पाए जाने वाले निवासियों दिव्य जानवरों के बीच एक रस्साक्षी थी। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे राजसी और राक्षसी जानवर थे जो इस दिव्य क्षेत्र में हर जगह पाए जा सकते थे, लेकिन अन्य लोग उन्हें उनकी प्रमुख विशेषता के कारण दूसरे नाम से भी जानते थे। उन्हें बेहेमोथ के नाम से भी जाना जाता था। नूह को अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थीं जब वो कमांडिंग ऑफिसर रेजेल द्वारा दिए गए ध्यानपूर्वक व्याख्यान को सुन रहा था। इस दिव्य क्षेत्र की तस्वीर केवल बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि बेहेमोथ नामक इन जानवरों की छवि उसके दिमाग में भर गई थी। उन्हें बेहेमोथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा था, जहां एक भी बेहेमोथ पूरी चलती हुई इमारत के समान था। अब तक जिन खोजे गए क्षेत्रों में सेलेस्टियल्स ने देखा था, उनमें सबसे छोटा सेलेस्टियल जानवर 50 मीटर का निकला था। एक सामान्य जानवर के लिए यह एक चौंकाने वाला आकार था। वास्तव में यह नूह के मानव कद से 25 गुना बड़ा था, जबकि अपने लेसर कथुलु रूप में भी वह उससे छोटा ही माना जाता। ये दिव्य क्षेत्र में निवास करने वाले जानवर थे। ये दिव्य जानवर थे जिन्हें बेहेमोथ के नाम से जाना जाता था। आप भाग्यशाली होंगे यदि आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आमतौर पर खजाने से भरे एक निश्चित क्षेत्र की रक्षा करता हो। यदि आपको 2 या 3 बेहेमोथ एक साथ मिल जाएं, तो इसका मतलब है कि खजाना विशेष रूप से अधिक शक्तिशाली और दुर्लभ है। कमांडिंग ऑफिसर रेजेल ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी नज़र एथेना और नूह पर टिकी हुई थी। इन बेहेमोथ्स की सुरक्षा व्यवस्था बेहद डरावनी है, जहां हमें पता चला है कि उनमें कई नियमों के प्रति पागलपन भरा प्रतिरोध है, और केवल भाग्य के नियम जैसे सर्वोच्च नियम ही उनकी सुरक्षा को भेदने में बेहद कारगर हैं। अन्य आक्रमणकारियों को उनकी मोटी खाल को भेदने में ही 2 गुना समय लगता है। कहानी आगे बढ़ती गई और नूह की नज़रों में दिव्य जानवरों का वर्णन और अधिक स्पष्ट होता गया।
बेहेमोथ्स की सुरक्षा का स्तर बहुत ही भयानक था और उनके हमले भी उतने ही भयानक थे। आप कभी कभी ऐसे बेहेमोथ्स से भी भिड़ जाते थे जिनके पास जल नियम में बहुत बड़ी उपलब्धियां होती थीं, और आप खुद को उनसे हारते हुए पाते थे क्योंकि वे ऐसे अद्भुत कौशल का इस्तेमाल करते थे जिनका आप आसानी से बचाव नहीं कर सकते थे। और भी अधिक क्रूर बेहेमोथ वे हैं जो सर्वोच्च कानूनों में निपुण हैं। ये वे जानवर हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और हमारे द्वारा पहले से खोजे गए और दावा किए गए क्षेत्र को खोने का मुख्य कारण है, जहां हमें हर बार राक्षसी हताहतों का सामना करना पड़ता है जब भी इस स्तर का कोई बेहेमोथ इन क्षेत्रों में आता है। कमांडिंग ऑफिसर रायजेल का चेहरा दिव्य जानवरों की क्रूरता के बारे में बात करते हुए और अधिक गंभीर होता गया। इन जानवरों की भयानक शक्ति के कारण जब सेलेस्टियल क्षेत्र की खोज करने के लिए आगे बढ़ते थे तो वे हमेशा इन बेहेमोथ से मुकाबला करने के लिए टीमों में आगे बढ़ते थे। इससे ऐसा माहौल बना कि बेहेमोथ्स का शिकार करने के उद्देश्य से सेंक्टम में कई टीमें बना दी गईं। ये दिव्य जानवर बेहद खतरनाक हैं, लेकिन उनके पुरस्कार भी उतने ही शानदार हैं। यही वह चीज़ है जो गर्भगृह में गठित कई टीमों को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इन जानवरों द्वारा संरक्षित खजानों से भरे क्षेत्रों के अलावा उनके अपने शरीर में अनसुनी सामग्रियां हैं जो सार्वभौमिक नियमों से सराबोर हैं। हाँ, दिव्य पशु जिस क्षेत्र की रक्षा कर रहा था वहां से मिलने वाले प्रचुर पुरस्कारों के अलावा उनके शरीर स्वयं भी गहन पदार्थ थे जो अपने साथ वे नियम लेकर चलते थे जिनमें बेहेमोथ निपुण थे। जब नूह ने सामग्रियों का उल्लेख सुना तो उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि वह इन बेहेमोथों के बारे में सब कुछ जान चुका था, लेकिन वे उसे और अधिक चीजें बताते रहे जिससे उसे तुरंत बाहर जाने और अन्वेषण शुरू करने की इच्छा हुई। जो बेहेमोथ के शवों को वापस ले जाने में सक्षम हैं, या जिनके पास अंतरिक्ष के नियमों में सिद्धियां हैं और जो उन्हें आसानी से ले जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक बेहेमोथ का शरीर एक बहुमूल्य खजाना है जिसका आनंद कई दिनों तक लिया जा सकता है। इसका मांस ही विशेष गुण रखता है और आपको ऊर्जा से भर देता है, और उनके मूल कोर ऐसे हैं जो हमें पहले कहीं और नहीं मिले। इस प्रकार दिव्य क्षेत्र में जाने और अन्वेषण करने के लिए एक अच्छी शिकार टीम बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि आप स्वयं को एक अच्छी टीम से जोड़ते हैं जिसमें एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, तो आप आने वाले वर्षों के लिए खजाने और स्वादिष्ट मांस का आनंद ले सकते हैं। सेंक्टम में टीमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बेहेमोथ्स की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें समूह में रहना ही होगा। बहुत से प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंका है और वे अकेले ही शिकार पर निकल पड़े हैं। शुरुआत में तो वे सफल रहे क्योंकि उन्होंने जो भी खजाना पाया उसे अपने पास ही रख लिया, लेकिन अगले शब्द कहते हुए कमांडिंग ऑफिसर रायजेल की आंखें ठंडी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... अंततः उन्हें एक बेहेमोथ मिलता है जिसे वे अकेले नहीं संभाल सकते, और बेहेमोथ से बच निकलना दिव्य क्षेत्र में एक दुर्लभ बात है। संदेश स्पष्ट था, चाहे आप स्वयं को किसी भी प्रकार का प्रतिभाशाली समझते हों, ये दिव्य क्षेत्र में लागू नहीं होता। इसके भीतर रहने वाले बेहेमोथ इतने डरावने हैं कि सबसे शक्तिशाली सेलेस्टियल भी हमेशा समूहों में ही चलते हैं। तुम दोनों नोबल फैट्स वाले हो, इसलिए मुझे यकीन है कि जैसे ही तुम्हारे आने की खबर फैलेगी, कई टीमें तुम्हें अपने साथ शामिल करने के लिए तलाश करेंगी। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि नोबल फैट्स वाले लोग सेंक्टम में एक और उपाधि रखते हैं, और वह उपाधि है गोल्डन गूज। कमांडिंग ऑफिसर रेजेल और ग्रैंड मास्टर व्रेडरल के बीच जोरदार हंसी फूट पड़ी जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इस उल्लेख पर हंसे। नूह और एथेना एक दूसरे की ओर मुड़े जैसे उनकी आंखों से तेज रोशनी गुजरी हो। उनके कथित महान भाग्य का अर्थ था कि इस दिव्य क्षेत्र में उनका अन्वेषण खतरों और महान अवसरों से भरा हुआ था। बेहेमोथ के नाम से जाने जाने वाले दिव्य जानवरों के बारे में नई जानकारी नूह के दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि वह जल्द ही उन्हें स्वयं आजमाना चाहता था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 369 शिकार दल। जिस विशाल अभयारण्य में वे अभी अभी पहुंचे थे, वहां सेलेस्टियल्स ने इन भयानक बेहेमोथों का शिकार करने और सेलेस्टियल क्षेत्र की अपनी खोज जारी रखने के लिए लगभग हमेशा टीमें बनाई थीं। डोमेन विस्तार क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर्स के लिए एक विशिष्ट टीम के रूप में एक साथ आगे बढ़ना आम बात है। ये टीमें ही हैं जो नए क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सफलताएं हासिल करती हैं या अद्भुत खजानों तक पहुंचती हैं। आप दोनों, कमांडिंग ऑफिसर रेजेल ने अपनी बात जारी रखते हुए नूह और एथेना की ओर अपनी निगाहें गड़ा दी। उद्धरण चिन्ह ... या तो आपके पास एक सामान्य टीम में शामिल होने का विकल्प होगा, या आप दोनों स्वयं एक टीम बना सकते हैं। नूह के चेहरे पर एक विचारमग्न भाव उभरा जब उसने एथेना के चमकते चेहरे को देखा।
वह जानता था कि युद्ध राजकुमारी की युद्ध भावना पहले से ही पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। उसका शरीर उन खतरनाक बेहेमोथों की तलाश में था जिनके बारे में वे उससे भी ज्यादा सुन रहे थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अकेले घूमने में आनंद आता था और उनकी क्षमताओं के कारण यह और भी शानदार हो गया, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इस दिव्य क्षेत्र के बारे में अभी भी बहुत सारे अज्ञात कारक थे। आखिरकार ये वह क्षेत्र था जिसका स्वयं दिव्य प्राणियों ने भी केवल 10% से भी कम अन्वेषण किया था। वह अवसरों की इस खतरनाक भूमि को बहुत गंभीरता से लेगा और शुरुआत में सावधानी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसे इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती जाएगी वह अकेले आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डालने लगेगा। यदि उसे एक टीम के साथ जाना पड़े तो नोबल फेट से धन्य युद्ध राजकुमारी से बेहतर कौन हो सकता है। वो विनाशकारी सेलेस्टियल जिसके बारे में वह जानता था कि उसके कुछ पेंच ढीले हैं, लेकिन उसके पास हजारों भाग्य रेखाएं भी हैं। एथेना ने स्पष्टतः अपना मन पहले ही बना लिया था जब वह करीब से देख रहे ग्रैंड मास्टर रेडरल की ओर बोल रही थी। मैं जूनियर भाई क्रिक्सस के साथ चलूंगा। हमें बस लेआउट और उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी चाहिए जिनसे हमें सावधान रहना है। कमांडिंग ऑफिसर रेजेल के बोलते ही ग्रैंड मास्टर रेडरल ने सावधानी से सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको दिव्य क्षेत्र के नियमों और खतरों से परिचित कराए। इसलिए अपने पहले शिकार के लिए मैं आप दोनों को सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ जाने दूंगा, जो वर्तमान में ग्रैंड मास्टर्स से बनी नहीं है, राइटियस फायर नामक अन्वेषण टीम, जो आपके वरिष्ठ भाई बोरू के नेतृत्व में है। वरिष्ठ भाई बोरू का नाम कुछ वजनदार लग रहा था, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर रेजेल के चेहरे पर गर्व भरा भाव था। उनके द्वारा कहे गए शब्द एक आदेश की तरह लग रहे थे और उन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे दोनों नए लोगों को अन्वेषण टीमों से परिचित कराना चाहते थे और यह भी कि वे पहले कैसे आगे बढ़ते हैं। एथेना और नोआ ने कमांडिंग ऑफिसर की ओर सिर हिलाया, जिससे शोरगुल वाला माहौल फिर से लौट आया। अच्छा, ये परिसर जहां हम हैं उन कई परिसरों में से एक है जो उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जिन पर हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और आप पाएंगे कि जिन ठिकानों पर आप जाएंगे उनमें से कई में आपके सेलेस्टियल स्टार में मौजूद आवासों से कम आलीशान आवास नहीं होंगे। फिलहाल बाहर जाकर अभयारण्य के नजदीकी क्षेत्रों का अन्वेषण करें। मैं इस बूढ़ी मूर्ख से मिलूंगा और जब मुझे धर्मी अग्नि अन्वेषण दल का दर्जा मिल जाएगा तब आप सभी को फोन करूंगा। हाँ, ग्रैंड मास्टर। नूह और एथेना अपने हाथों को आदरपूर्वक अपनी छाती पर रखते हुए खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि ग्रैंड मास्टर रेडरल ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। वे दोनों विशाल कमरे से बाहर निकलकर सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतर गए और एक बार फिर सैंक्टम के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बाहर आए। प्राचीन वृक्ष जो सार से झिलमिला रहे थे, जो उस इमारत से भी ऊंचे थे जहां से वे निकले थे, साथ ही कई प्राइम वारशिप्स जो वे कभी कभी अंदर बाहर आते जाते देख सकते थे, इस स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में एक अद्वितीय सौंदर्यबोध का निर्माण करते थे। नूह संगमरमर की सड़कों पर चलते हुए गहरी सांस ले रहा था। वह उस सारगर्भित वातावरण का भरपूर आनंद ले रहा था, क्योंकि वह चारों ओर घूमते हुए दिव्य प्राणियों को देख रहा था। कई लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि वह अकेले चल रहे लोगों को नहीं पकड़ सका, क्योंकि लगभग सभी लोग समूह में थे। उन्हें इन दिव्य प्राणियों के कवच और हथियारों के प्रकार बहुत दिलचस्प लगे। हर एक के कवच भारी भरकम थे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वे किसी जानवर के शल्क या खाल से बने हैं, और कवच का बाहरी आवरण खुरदुरा था जो अभेद्य लग रहा था। वो ये भी देख सकता था कि उनके हथियार शायद बेहिमोथ की घटिया हड्डियां या दांत थे, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये दिव्य जानवर कितने महत्वपूर्ण थे। एथेना चमकती आंखों से इसी दृश्य को देख रही थी और बोल रही थी, ऐसा लगता है कि इन विशालकाय जानवरों के शरीर से प्राप्त सामग्री का उपयोग कवच और हथियार बनाने के लिए किया जाता है, जो और अधिक संख्या में इनको मारने में अधिक प्रभावी होते हैं। युद्ध राजकुमारी ने पहले ही विश्लेषण कर लिया था कि वे क्या देख रहे थे, क्योंकि वह इस सटीक कारण पर पहुंची थी कि जिन दिव्य प्राणियों को उन्होंने देखा था उनमें से कई हास्यास्पद रूप से बड़े हथियार और भारी कवच धारण किए हुए थे। नूह ने सिर हिलाया और अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करना जारी रखा। उनकी नज़र सेलेस्टियल्स के एक विशेष समूह पर पड़ी, जो एक जंगली आभा छोड़ रहा था, जिससे उनके सामने आने वाली कई टीमें रास्ते से हट गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे सीधे अपने स्थान की ओर बढ़ रहे थे। उसने एथेना की ओर देखा, जिसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि वह भी शक्तिशाली आभा वाले प्राणियों के समूह पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, क्योंकि उनमें से एक प्राणी सबसे आगे आया और तेजी से उनके निकट आ गया। उसका शरीर मानव जैसा लग रहा था, लेकिन वह बेहद भारी भरकम और विशाल था,
और उसके भारी भरकम कवच ने उसकी कदकाठी को और भी बढ़ा दिया था। उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंच गई थी क्योंकि उसने अपनी पीठ पर एक बड़ी दांतेदार चौड़ी तलवार बांध रखी थी जो उसके आकार से दोगुनी थी। नूह और एथेना के करीब आते ही इस प्राणी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छा गई। उनके शरीर पर एक शिकारी का सा दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि इस प्राणी का शरीर आश्चर्यजनक रूप से एक अनोखी और विस्फोटक अग्नि में आभा से स्पंदित हो रहा था। नूह इस विशाल आकृति के शरीर के चारों ओर आग की लपटों को प्रकट होते और लुप्त होते देख सकता था, और इसके साथ ही उसके भीतर छिपी असंख्य भाग्य रेखाओं का भी उसे स्पष्ट आभास हो रहा था। ये पहला दिव्य प्राणी था जिससे नूह मिला था जो 2 नियमों में सक्रिय रूप से पारंगत प्रतीत होता था, भाग्य और अग्नि, और उसके शरीर से निकलने वाली इन दोनों नियमों की शक्तियां एक दूसरे से बहुत दूर नहीं लगती थीं। हाँ, तुम जरूर वही ताज़ा मांस हो जिसके बारे में कमांडिंग ऑफिसर रेजेल मुझे संदेश भेज रहे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नाम है बोरू, धर्मी ज्वाला का बोरू। गड़गड़ाहट। उनके परिचय के साथ ही हवा में कंपन होने लगा क्योंकि उनके चारों ओर विस्फोटक अग्नि तत्व हवा को जला रहे थे। 2 नए आगमन वाले नूह और एथेना सैंक्टम की सबसे शक्तिशाली सामान्य टीमों में से एक के नेता के आमने सामने थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 370 तत्वों का एक पाठ। नूह और एथेना के सामने का वातावरण शक्ति से भर गया क्योंकि बोरू के साथ शीघ्र ही अन्य अनेक प्राणी भी आ गए जो उससे कम शक्ति से स्पंदित नहीं थे। उनकी निगाहें जिज्ञासा से उन दोनों पर टिक गईं। एक पुनर्तः कवचधारी लड़की, जिसका छोटा सा सिर ही उसके बड़े कवच से बाहर निकला हुआ था, ने बोलते समय उनकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। अभी भी शून्य क्षेत्र में, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये दोनों हमारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार होंगे? उसके शब्दों पर उसकी टीम के सदस्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वे जिज्ञासा से नूह और एथेना की ओर देखने लगे। इसके बाद बोरू जोर जोर से हंसने लगा और उसने ऊंची आवाज में यह बात कही जिसने आसपास घूम रहे कई दिव्य प्राणियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय उनका स्तर क्या है, क्योंकि ये दोनों महान भाग्य से नियुक्त नए शिष्य हैं। क्या महान भाग्य? पृष्ठभूमि में चल रही कई टीमों ने ये शब्द सुने और उन्होंने देखा कि धर्मी अग्नि अन्वेषण टीम पहले से ही दोनों प्राणियों को घेर रही थी और उनकी निगाहें घृणा से कांपने लगीं। उन्हें 2 गोल्डन गीज मिल गए। हाँ, गोल्डन गूज का होना ही सब कुछ नहीं है। इतने सालों में हम इसके बिना भी बिल्कुल ठीक रहे हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम केवल उन एलिट बिहेमोथ से ही मिल रहे हैं जिन्हें हम अब तक हरा भी नहीं सके, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब नूह ने अपने चारों ओर हो रही चर्चाओं को अनसुना कर दिया जब उसने बोरू नामक विशालकाय दिव्य प्राणी से हाथ मिलाया और बातचीत को बीच में ही रोक दिया तथा उसका ध्यान अपनी पीठ पर बंधे उस विशाल हथियार पर केंद्रित रहा जो संभवतः किसी शक्तिशाली बेहेमोथ के अवशेषों से बनाया गया था। मैंने और मेरी टीम ने आज थोड़ा आराम करने के बाद कल निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि कमांडर चाहते हैं कि हम आप दोनों को सब कुछ सिखा दें, इसलिए हम आज ही निकलेंगे। नमस्कार के बाद बोरू की आवाज में जोरदार आवाज जारी रही, जबकि नूह और एथेना ने सिर हिलाया। इस धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के साथ साथ वे विभिन्न संरचनाओं और उनके अर्थ को इंगित करने लगे। रहने का कमरा वहां होगा, भोजन क्षेत्र होगा। इस दल के साथ साथ नूह और एथेना भी अभयारण्य के उत्तर की ओर गए तथा उन्हें अभयारण्य का भ्रमण कराया गया। इस भव्य स्थान के स्वरूप के बारे में बोरू ने स्वयं समझाया, क्योंकि वे अद्भुत दिखने वाली संरचनाओं के पास से गुजरे जो झिलमिलाते पेड़ों से घिरी हुई थीं, जिनका आकार स्वयं इमारतों से कम नहीं था। जब आप लोग अपना पहला विशालकाय जानवर शिकार करने में सफल हो जाएंगे तो आप वहां सामग्री ला सकते हैं। बोरू ने एक भव्य इमारत की ओर इशारा किया जिसका स्वरूप चिकना काला था और जिसके बाहर निहाई और हथौड़े की रूपरेखा बनी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... ग्रैंड मास्टर शिमोन की दुकान पर, जहां वह आपके लिए सबसे शक्तिशाली हथियार तैयार करेगा जो बेहेमोथ को मारने में सबसे कुशल हैं। मेरी यह ब्रॉडस्वॉर्ड एक कमीशन थी जिसे मैं यहाँ अपने 14वें वर्ष के बाद बनाने में सक्षम था और ये तब से मेरे पास है। बोरू ने अपने आकार से दुगुने विशाल ब्लेड को सहलाया और उसे अपनी पीठ से सहजता से उतार लिया, और जब नूह और एथेना सैंक्टम से बाहर जाने लगे तो उन्हें बेहेमोथ के बारे में और अधिक जानकारी देने लगा। आप पाएंगे कि बेहेमोथ विशेष कानूनों में बहुत कुशल हैं। जहां हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं वहां अग्नि के कानून में गहरी उपलब्धि वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना लगभग निश्चित है, लेकिन अन्य स्थानों पर यदि आप और अधिक खोजबीन करें तो आपको जल, पृथ्वी और यहाँ तक कि सर्वोच्च कानूनों में भी निपुण लोग मिल सकते हैं। नूह ने ध्यान से सुना कि उनके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था
उनकी आकृतियां धीरे धीरे विशाल पवित्र स्थान को पीछे छोड़ रही थीं, तथा चारों ओर कम से कम संरचनाएं दिखाई देने लगी थीं। जैसे जैसे बेहेमोथ के बारे में उपयोगी जानकारी सामने आती गई, वे बाहर निकलते गए। कानूनों में उनकी दक्षता भयावह है, लेकिन यह उनकी कमजोरी भी है जिसका फायदा उठाकर उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। जैसे जैसे अन्वेषण दल आगे बढ़ता गया, बोरू ने अपने हाथ हिलाए। आग की लपटें छोड़ता विशाल ब्लेड गायब हो गया, क्योंकि उसके हाथों में दिखाई देने वाले ब्लेड से थोड़ा छोटा एक और ब्लेड दिखाई दिया। इस ब्लेड ने अपने किनारे पर जीवंत जल तत्व छोड़े, जिससे उसका रंग चमकीला नीला हो गया और वातावरण शांत हो गया। बोरू आगे बढ़ता रहा। जब हम उत्तर में शिकार करते हैं, जहां हमें पता होता है कि हमें अग्नि के नियम में निपुण बेहेमोथ मिलेंगे, तो हम जल तत्व के हथियार लाते हैं, जिन्हें हम दक्षिण से बेहेमोथ के शरीर से प्राप्त कर पाए थे। जब आपके पास जल के नियम में भीगे बेहेमोथ के शरीर से बने हथियार होते हैं, तो अग्नि के नियम में निपुण बेहेमोथ को मारना बहुत आसान हो जाता है। हम इन पागल शक्तिशाली जानवरों को मारने के लिए इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जल नियमों से सराबोर हथियारों का इस्तेमाल अग्नि दहनशील बेहेमोथों के भयानक कवच को आसानी से भेदने के लिए किया जा सकता था। दिव्य क्षेत्र में बेहेमोथों के बारे में नए लोगों को यही सबक सीखने को मिला कि कानूनों में निपुणता की उनकी सबसे बड़ी खूबी ही उनकी कमजोरी बन जाती है। ये बात बोरू के कवच पर भी लागू होती थी। ये कवच उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले एक बेहेमोथ के शरीर से निकलती आग जैसी रोशनी छोड़ता था, जो अग्नि के नियम में पारंगत था। इस प्रकार का कवच उसके भयानक अग्नि तत्व के हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता था। सरल शब्दों में कहें तो, अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी तत्व का हथियार रखें और उसके हमलों का प्रतिरोध करने के लिए उसी तत्व का कवच पहनें। निस्संदेह इस प्रकार के हथियारों का उपयोग करना तथा उन्हें भाग्य के नियम की हमारी क्षमताओं से युक्त करना, जो आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं, हमारी शक्ति को और अधिक बढ़ाता है, जिससे हमें इस दिव्य क्षेत्र में अब तक प्राप्त पैर जमाने में सहायता मिलती है। बोरू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जब वह जल तत्वों से भरा लंबा, नुकीला ब्लेड लिए हुए था। नू उसके शब्दों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि अन्वेषण दल विशाल गर्भगृह से बाहर निकलकर उनके सामने बिछाए गए रहस्यमयी रास्ते पर चल रहा था। उसका ध्यान रक्त से सने नरकीय शपथ समूह पर था, जो उसने आध्यात्मिक भूमि में बड़ी संख्या में निर्मित किया था। उसे याद आ रहा था कि नरकीय प्राणियों के शरीरों से प्राप्त इस वस्तु समूह में अग्नि तत्व के प्रति कितने प्रतिरोध थे। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आने से रोक ली, क्योंकि वह बेहेमोथ के शरीरों से वस्तुओं और संभावित वस्तु समूहों के प्रकट होने की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे वे सेंक्टम से दूर होते गए, उन्हें उतनी ही कम इमारतें दिखाई देने लगी, क्योंकि पुराने और विशाल पेड़ ज्यादा आम होते गए। इन अद्भुत पेड़ों से झिलमिलाते रंग बिरंगे नीले और हरे रंग के सार की बहती हुई लपटें एक कल्पना और रोमांच से भरा माहौल बना रही थीं, जिससे नूह का दिल रोमांच के लिए तरस रहा था, क्योंकि वह इस रहस्यमय वातावरण की खोज कर रहा था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि वरिष्ठ बहन, जिसने पिछले महीने नूह के साथ काफी समय बिताया था, ने उसकी आंखों से होकर गुजरने वाली तेज रोशनी को देखा, जो उसे एक दूरसंवेदी संदेश भेज रही थी, जब वे एक शानदार दिखने वाली इमारत की ओर जा रहे थे, जिसमें भोजन की स्वर्गीय खुशबू थी और जो कई दिव्य प्राणियों की गतिविधियों से गुलजार थी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।